देखिए, जहां तक सवाल है ईरान का, तो पिछली बार भी ये बात तय हुई थी कि वहां से स्टूडेंट का वेकेशन करने के लिए बात आई थी कि वेकेशन किया जाए। लेकिन आप सबसे पहले ये समझिए इस बात को कि वहां पर जो हमारे हिंदुस्तानी हैं और जो हमारा कल्चर है और हिंदुस्तान का और ईरान का और जो दोस्ती है, उस हिसाब से कोई इसी परेशानी की बात नहीं होना चाहिए। जी। देखिए, वह हम हिंदुस्तानियों को भी उसी तरह इज्जत देते हैं, उसी तरह पनाह देते हैं, उसी तरह उनकी शेल्टर करते हैं जो हमारे अपने ईरानियों को हमारे यहाँ हिंदुस्तान में दिया जाता है, हमेशा शुरू से बात रही है। जी। जहां तक सवाल है कि रजा पहलवी साहब जो है, उनकी जो गवर्नमेंट थी 79 में चली गई, उसके बाद जो इस्लामिक रिपब्लिक वहां पर पैदा हुआ और ये जो बना खुमैनी साहब का, तो ये एक धार्मिक कंट्री हो गया, यानी एक कंट्री जो है इस्लामिक रिपब्लिक है। खुमैनी साहब की वजह से, खुमैनी साहब की इज्जत बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया में माना जाता है उनको, है। और उसके बाद जो है, तो आप देखिएगा कि ये कुछ लोग ताकतें हैं जो बाहर की, जिसको कि इन्फिल्ट्रेशन कहा जाए, वहां पर गए और घुस के उन्होंने इस तरीके से बात की है कि वहाँ के जो यूथ हैं उनको, जो बाद में पैदा हुए हैं, जो जन कहना चाहिए 20 साल के होंगे, 20, 21, 22 साल के, उन लोगों ने इस बात को शुरू किया। लेकिन आप समझिए कि वो जो मेजॉरिटी है वो इस्लामिक रिपब्लिक यानी इस्लाम को मानने वालों की है, और उनको इस तरीके से पीछे करना बड़ा मुश्किल है ट्रम्प साहब का। अभी तो धमकियां दे रहे थे ट्रम्प साहब, क्योंकि झूठी झूठी खबरें फैलाई जा रही थी इसराइल की तरफ से भी, और अमेरिका के मीडिया था, उसने ये कहा कि साहब वो छोड़ के चले गए हैं, रशिया चले गए हैं। लेकिन नहीं, वो लोग, मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा ये वो कौम है जिसकी वजह से इस्लाम जिंदा है, हर करबला के बाद होता है। तो आज जो बात है इस्लाम की, तो इस्लाम के मामले में बड़ा मुश्किल है कि वो हजरत ईरान छोड़ के चले जाएं। नहीं अमीन साहब, मैं आपको थोड़ा माफ कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा रोक करके मैं उस पर्सपेक्टिव पे आना चाहता हूं कि अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर तो जो भारतीय वहां रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए और यकीनी बनाते हुए जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है, क्या इस तरफ कुछ हमारी जो सिफारत खाना है उसने कार्रवाई शुरू कर दी है? देखिए, हमारी जो वो अलर्ट कर दिया गया है, एम्बेसियों से इंफॉर्मेशन ली जा रही है टाइम टू टाइम। आप समझिए वो टच में होंगे सारे जितने हमारे वहाँ स्टूडेंट्स हैं या हमारे इंडियंस हैं जो किसी भी ट्रेड में वहाँ पे काम कर रहे हैं, और जहाँ पे हैं, चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पढ़ने वाले हैं, बच्चे हैं, सभी के साथ में वो टच में होंगे और सब उनकी लिस्टें तैयार हो गई होंगी। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा पेचीदा हालात पैदा होते हैं तो उनका इवैक्यूएशन हो जाएगा हर हालत में। इस मामले में मोदी साहब का जवाब नहीं है। कई बार देखा गया, पिछली गवर्नमेंट में भी इस तरह के हालात आए, हाँ। हमारे जो लोग थे वो निकाले गए, इराक। चूंकि ये बात हमारे मद्देनजर है कि बाकायदा इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की जा चुकी है कि अब जो मजीद ईरान के सफर पे ना जाएं अभी एहतियातन, तो और ये एडवाइजरी फिर ये भी है कि सिफारत खाने से ताल्लुकात जो है वो राब्ता अपना कायम करें जो लोग भारतीय वहां रह रहे हैं। तो ये भी खबरें सामने आ चुकी है। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ कुछ और पैनलिस्ट है, मैं सबसे जरा चाहूंगा इस पर उनकी राय ले लूं। अजय भारती हमारे साथ मौजूद है, एक्स MLC बीजेपी। अजय भारती साहब, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तो बाकायदा ट्वीट किया है और एस जयशंकर साहब को इस बारे में दरख्वास्त की है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। साथ ही हमारे साथ अभी स्टूडेंट एसोसिएशन है, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन, उनके नेशनल कन्वीनर भी मौजूद हैं। उनका भी कल स्टेटमेंट आया था कि वो उन्होंने अपील कर रहे थे वो कि हम वजीर आज़म अपील करते हैं और विदेश मंत्री से कि जो छात्र वहाँ उनको जल्दी लाया जाए। अजय भारती साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि अब वो समय ऐसा है वाकई के भारतीयों को वहां से अब लाया जाना चाहिए? विशाल भाई, पहले तो एक मेरे को बहुत कम आवाज आ रही है, मैंने इनको कहा भी है थोड़ा, आप मैं सुन नहीं पा रहा हूं क्लियरली। मैंने अमीन साहब को बिल्कुल भी कुछ नहीं सुना वो क्या कह रहे थे। एक तो अगर इसको थोड़ा सा सेट करा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करता हूं हमारे जो पीसीआर दूसरी बात मेरा ये कहना है कि ईरान हमारा एक मित्र देश है, बहुत फ्रेंडली कंट्री है। हमारे भारत और ईरान के संबंध बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए हमें कोई ऐसी जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे ईरान की सरकार की दिक्कतें बढ़ जाए। हम जानते हैं ईरान में जो हो रहा है उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स कर रहे हैं और बाहर की शक्तियां भी वहां पर इन्वॉल्व है जी। इसमें हमारे यहां पर इस देश में कुछ लोग जो खुश होते थे, हम तो अपने ही देश स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भी देखें तो जो जब माता वैष्णो देवी वाला इशू चला था तो हम ईरान भेजने स्टूडेंट्स को पढ़ने भेजेंगे, इस प्रकार की बातें करते हैं, वो भी एक्सपोज हो गए हैं। क्योंकि उनको एक दिक्कत क्या है
कि जब आप टाइम रहते हुए जब सरकार आपको कोई एडवाइजरी, कोई आपको इंस्ट्रक्शंस देती है, आप उसको फॉलो नहीं करते हैं जी, और आप चाहते हैं कि हमारे को फ्री में वहां से इवैक्यूएट किया जाए, लेकिन जब आपको पिछली बार में किया था तब आपकी टॉफी कौन सी कंपनी की चाहिए, वो अलग चाहिए, बस किस प्रकार की चाहिए, तब आप कंप्लेंट मोड में होते हैं। ये हर बार हर सरकार के लिए संभव मुझे लगता नहीं है। जब एक्सट्रीम कंडीशंस होती है, मैंने 3 बातें कही है। एक, ईरान हमारा मित्र देश है, हमको ऐसी कोई भी हालत ऐसे नहीं उठानी चाहिए कि कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे उनकी लिए दिक्कत पैदा हो, क्योंकि ईरान में जो हो रहा है उसमें केवल इंटरनल एस्पेक्ट नहीं है, उसमें विदेशी शक्तियों का इन्वॉल्व है, रिजीम चेंज है। हाँ। ईरान को तोड़ने की बात उनके साथ सड़े हुए जो लोग हैं, उनके मित्र बताने वाले लोग हैं, वो भी लगे हैं कि ईरान टूट जाए, जो किसी भी के लिए ठीक नहीं है। बाहर के लोग आकर ईरान के लोगों को बताएं आपका शासक कौन होना चाहिए, ये किसी भी देश में नहीं, ईरान में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि हमारे आसपास भी ईरान में भी ये जो शक्तियां चल रही है, इसलिए हमको वेट करना चाहिए। हां, जो नागरिक, भारत के नागरिक वहां असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको कैसे वो टिकट ले ले, उसमें क्या सरकार मदद कर सकती है, उनको किस प्रकार से कहां पहुंचाना, जैसे पहले भी हुआ है, उसमें मदद करनी जाए। इवैक्यूएशन वाली सिचुएशन मुझे लगता है कि अभी नहीं है, ना इस प्रकार से करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही जामे बात, ठोस बात की है। बने रहे हमारे साथ मौलाना असरफ रिजवी मौजूद है, एक्सपर्ट है ईरान अफेयर्स के। मौलाना असरफ रिजवी साहब, आप हालात को कैसे देख रहे हैं? 2 हफ्ते लगभग हो गए हैं, मुजाहरे कभी बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, यहां तक कि मतलब ये भी जो सुप्रीम जो क़यादत है वहां से ये भी खबर आई कि जो प्रदर्शनकारी हैं, यानी जो आवाज बुलंद कर रहे हैं वो वेलकम है, लेकिन जो आर्सनिंग करेंगे, जो तोड़फोड़ करेंगे, उनसे निपटना जाएगा सख्ती से। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और मौजूदा हालात, रिजवी साहब। विशाल भाई, आपको और आपके तमाम पैनल को मैं आदाब करता हूं जी। और मैं वाकईन इस वक्त इस कदर मुतमईन हूं और खुश हूं कि आपने पैनल में इतने अच्छे अच्छे लोगों को जमा किया है। हमारे फॉर्मर जो एक्स MLC हैं जी, अजय भारती जी ने तो क़यामत कर दिया, इतनी सुलझे हुए अंदाज से इतनी प्यारी बात कही हमारे अमीन साहब ने। वाकईन ऐसे पैनल हो तो बहुत अच्छा मैसेज और पैगाम जाता है। यकीन जानिए, इसमें कोई शक नहीं कि भारत और इंडिया की दोस्ती जो है ये 2-4 भारत और ईरान की, जी माफ कीजिएगा, भारत और ईरान की जो दोस्ती है वो बहुत ही पुरानी है। हजारों साल की जो सभ्यता है जी और जो तहजीब है। मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि ईरान में जो इस वक्त हालात हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। और मैं आज आपके खिदमत में ये पहली खबर शायद होगी जो आपके चैनल से जा रही होगी जी, और ये एक्सक्लूसिव न्यूज है जो मैं दे रहा हूँ। और मैं इसका हवाला भी आपको देता हूँ कि अभी मेरी थोड़ी देर पहले ईरान के जो कॉन्सुलेट जो डायरेक्टर ऑफ कल्चर हाउस बम्बई मिस्टर रजा फाजिल है, मेरी उनसे बात हुई थी और मैंने उनसे एक सवाल ये किया कि इरफान सुल्तानी के बारे में पूरी दुनिया में जो हंगामा है तो उसके बारे में आप बताइए कि सच्चाई क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है विशाल भाई जी, और ये आपके चैनल पे पहली बार इंशाल्लाह ये खबर आएगी और इंशाल्लाह लोग समझेंगे कि जो है सच्चाई क्या है। तो उन्होंने मुझे वहाँ का कि एक न्यूज एजेंसी का एक हिस्सा मुझे कट करके भेजा और बताया कि ये खबर जो पूरी दुनिया में आम की जा रही है कि इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा दी गई, ये खबर ही गलत है। ऐसी कोई खबर है ही नहीं कि वहां की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई हो। मैं आपको हवाला दे रहा हूं और इसलिए नाम लेना मेरे लिए जरूरी था कि आप उनसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हाँ, उनको वो ये 26 साल का इरफान सुल्तानी एक प्रोटेस्टर कह सकते हैं आप, वो गिरफ्तार जरूर हुआ है उन्होंने बताया जी, लेकिन फांसी की ऐसी कोई सजा नहीं। आप चाहेंगे तो मैं आपको उनका बयान जो है जो वहां की कोर्ट ने दिया है आपकी खिदमत में भेज सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये मैं डिनाई कर रहा हूँ कि इरफान सुल्तानी के बारे में पूरी दुनिया ने हाय वावेला बचा रखा है और ऐसी कोई बात ही नहीं है कि वो फैज अहमद फैज का वो शेर मुझे याद आ रहा है कि वो बात
सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। क्या बात है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ईरान के हालात नॉर्मल हो गए हैं जी। मैं आपको विशाल भाई और आपके पैनल को ये बता दूं कि सिर्फ तेहरान में खयाबान मैदान वली असर से लेकर मैदान इनकलाब तक जो है सिर्फ पब्लिक थी, जो पीर के दिन मंडे को जो आयतुल्लाह खामनई की हिमायत में प्रोटेस्ट हुआ है, और ईरान की हिस्ट्री में दूसरी बार इतनी पब्लिक एक जगह जमा हुई है। पहली बार इमाम खुमैनी का जब इंतकाल हुआ था तो उस मौके पर लोग जमा हुए थे, और दूसरी बार 60 से 70 लाख लोग आयतुल्लाह खामनई की हिमायत में फकत तेहरान में जमा हुए हैं। दुनिया की वेस्टर्न मीडिया ये कह रही थी कि साहब कोई खामनई साहब का चाहने वाला नहीं है, लेकिन विशाल भाई तो मैं असलम साहब आपसे थोड़ा सा नटशल में ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको क्या लग रहा है, ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमला टल गया है? बिल्कुल, हमला इसलिए टल गया कि 2 दिन पहले अमेरिकन जहाज ईरान के करीब आए थे, लेकिन वो हमला करने की नीयत से आए थे, ये खुद ईरान ने भी माना है। लेकिन जब उन्होंने ईरान के हालात देखे, ईरान की 2000 मिसाइल इस वक्त बिल्कुल तैयार है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, वो कर सकता है, वो पावरफुल है, वो ताकतवर है, उसके पास B-2 और B-52 जैसे जहाज हैं, वो कर सकता है। लेकिन उसका जवाब जो ईरान देगा, ईरान आप जानते हैं कि सबसे कमजोर कड़ी ईरान अमेरिका की जो है उसके बेसेस हैं जो गल्फ कंट्रीज में हैं। तो ईरान उसके जवाब में पहले उनका खात्मा करेगा, उसके बाद वो खबरें ऐसी भी आई हैं कि बेसिस से कुछ मूवमेंट हो रही है, यानी वहां से कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं जो अमरीकी वहां सैनिक खड्डे हैं अल उदैद में या कहीं दूसरी जगह पे। ठीक है, मैं इस बात पर थोड़ा सा और आगे आता हूं। रिजवी साहब मुझे थोड़ा मौका दीजिए, हमारे कुछ दूसरे पैनलिस्ट हैं उनके साथ हमें जानना थोड़ा जरूरी है, उनसे उनकी बात पूछ लूं जरा, फिर मैं आपके सेकंड राउंड में कोशिश करूंगा सबसे वापस बात करने की। हमारे साथ जैसे मैंने पहले बताया था कि संदीप सिंह वजीर हैं स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस। संदीप जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे देख रही है इसको? उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट तो किया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या वाकई अब उसको ये इस तरह से देखा जा रहा है कि अब ये बिल्कुल वक्त आ गया है कि भारतीयों को वहां से निकाला जाए, खासतौर से जो स्टूडेंट्स हैं और जो दूसरे शहरी हैं? जी देखिए, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखना है। ठीक है, हमारा काम था, चीफ मिनिस्टर साहब का काम था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस चीज से आगाह कर दें। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिचुएशन को मॉनिटर नहीं कर रही होगी, लेकिन हमारा भी अपना फर्ज बन जाता है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब से भी बात की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह चिताया कि भाई हमारे यहाँ स्टेट के बच्चे भी वहां पढ़ रहे हैं। हाँ। क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न जो है वो अपने स्टेट के बच्चों का है, उसके बाद भारत के सारे बच्चों का भी कंसर्न है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चीज बिल्कुल नजर में रखनी चाहिए कि भाई अगर कोई हमारे बच्चों को जो वहां पे पढ़ रहे हैं, तालिब इल्म में जो पढ़ रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी होती है तो उसके काउंटर मेजर्स क्या होंगे और कैसे हमें उसकी तैयारी करनी है, और किस तरह से अगर इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ी तो उनको वहां से इवैक्यूएट कर लेना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने सिर्फ बताया है, और मुझे पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिचुएशन पे नजर भी रखी है। अब जैसे मौलाना साहब कह रहे थे, रिजवी साहब, कि वहां पे ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं है जिस सिचुएशन के तहत उनको इवैक्यूएट कर दिया जाए या कुछ है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वहां पे सिचुएशन अगर नॉर्मल हो गई है तो हम अभी क्लियरली नहीं जानते हैं, अभी ये इनसे हमें पता चला है, लेकिन उसके बाद अब आस्ता आस्ता सारी खबर बाहर आ जाएगी। अगर कोई भी चीज नॉर्मल की तरफ जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि फिर किसी भी तरह की इवैक्यूएशन या कोई भी मदद की जरूरत है, लेकिन मॉनिटर करने की जरूरत जरूर है। ये मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी तरफ से भी कहना चाहूंगा, और वजीर आला साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने भी उनको कहा है। ठीक है, नासिर खोयामी हमारे साथ मौजूद है, नेशनल कन्वीनर है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के। नासिर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या आपके पास कुछ जानकारी इस बारे में है? कुछ स्टूडेंट से राब्ता हुआ है, बातचीत हुई है, अब वो क्या कह रहे हैं? देखिए सर, जैसा कि आपको पता है कि ईरान और भारत के बीच में जो रिलेशन है गुज़श्ता कई सालों से वो किस तरह है। ईरान गुज़श्ता कई सालों से इंडिया का सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड है, क्योंकि भारत अगर सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट कर पा रहा है चार बार पोर्ट के जरिए, या बाकी जो है जो कोस्ट है अगर उसको कनेक्ट कर सकते, उसमें जो है मैं समझता हूं कि ईरान एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है। तो जो है ईरान भारत का एक सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक जो है, क्योंकि इसके डीप हिस्टोरिकल टाइज हैं, ज्योग्राफी के लिहाज से, एक्सेस के लिहाज से, बैलेंस के लिहाज से। खैर, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत के 3000 के आसपास जो स्टूडेंट है वो ईरान के अलग अलग शहरों में पढ़ रहे हैं,
जिसमें वो मेडिकल कोर्सेज ज्यादातर कर रहे हैं, जिसमें मशहद है, अभी हमने देखा और अपने चैनल पर हमने दिखाया भी कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, फिर आपके करगिल में बाकायदा ईरान की हिमायत में जो है वहां पर जुलूस भी निकले, प्रोटेस्ट भी हुआ। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल निकले हैं। जैसा कि हमने कल भी देखा कि करगिल में किस तरह से जो है प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन भी हुए हैं करगिल के हक में। तो मैं उस बात पे नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट सेंट्रिक बात करूंगा यहाँ। तो 3000 के आसपास भारतीय जो है स्टूडेंट हैं, जिसमें 2000 के आसपास कश्मीर घाटी से जो है अलग अलग हिस्सों में पढ़ रहे हैं। उनके पेरेंट्स परेशान है, उनके वालिदैन परेशान है। वो चाहते हैं कि भारत सरकार के साथ जो है मामला हम टेकअप करें। वो चाहते हैं कि जो है चूंकि एंग्जाइटी है स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स जो है एंग्शियस है, फ्राइटनेड है। उन्होंने कहा था कि आप भारत सरकार के साथ मामला टेकअप करें। तो 2 तारीख को जो है हमने भारत सरकार को जो है चिट्ठी लिखी थी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को। तो लगातार हम 10-12 दिनों से इस मसले को ट्रैक कर रहे हैं और जो है डिमांड कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को जो है वापस इवैक्यूएट किया जाए अपने देश में, क्योंकि इसमें कश्मीर घाटी से जो है बड़ी तादाद थी। तो थोड़ी देर पहले जो है भारत सरकार की तरफ से जो है कम्युनिकेशन हमें आया है, जिसमें यह बताया, इन्फॉर्म किया गया है कि कल यानी 16 जनवरी की मॉर्निंग को पहला जो है बैच ईरान से निकलेगा, तेहरान से पहला बैच निकलेगा, जो कि कल जो है भारत वापस आएगा, जिसमें 200 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं कश्मीर घाटी से और बेशतर स्टूडेंट्स हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने ये कम्युनिकेशन आप बता रहे हैं, ये कहां से आया, किस तरह से आया, किसको आया? ये भारत सरकार ने हमें इन्फॉर्म किया है। एमईए की ऑफिशियल्स, उनके साथ हम भारत सरकार के अधिकारी के साथ टच में हैं। अंडर सेक्रेटरी लेवल पे जो बिपिन पांडे हैं, जो अंडर सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उनके हैं। मुख्यमंत्री ऑफिस के साथ हम कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, बराबर संपर्क पर आए हैं। ठीक है, हम वो देर आए दुरुस्त आए, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से उतना एक्सपेक्टेशन जितना हम कर रहे थे कि वो इंटरवेंशन कर रहे हैं इस लेवल पे, वो हुआ नहीं। बट यह है कि देर आए दुरुस्त आए, उनके साथ बाज़ाब्ता हमारा कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है। और हम शुक्रगुजार हैं कि जो है उमर साहब ने ये मामला जो है विदेश मंत्री के साथ जो है टेकअप किया था। ठीक है ख्वामिज, आप हमारे साथ बने रहे। अब मैं फिर से एक बार आता हूं अमीन साहब के पास। अमीन साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि देखिए, एक तरफ ये कि भारत की तैयारी है, पैनलिस्ट में तमाम लोगों का लगभग ये राय है कि अगर वहां पर हालत वाकई बहुत ज्यादा जो है बिगड़ जाते हैं तो ही इवैक्यूएशन हो, वरना ना हो। और जैसा अभी असीम रिजवी साहब ने कहा कि वहां पर हालात जो है बहुत हद तक के अब वो नॉर्मल हो चुके हैं। ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगा अमीन साहब आपसे कि क्या सरकार अब ये फैसला ले चुकी है, जैसा अभी हमें जानकारी मिली कि कल हो सकता है पहली फ्लाइट वहां से आ जाए तेहरान से दिल्ली, तो क्या ये अब इस प्रोसेस को कैसे देखा जाए, या खतरा अभी भी है बरकरार? अमीन साहब, वो एम्बेसियां इसीलिए होती हैं उस कंट्री में कि उनके हालात जानती हैं जी। उनके पास देखिए, हमारे जो विदेश मंत्रालय है उसके पास जो कहाँ की जानकारी है, अमेरिका की भी जानकारी है जी, कि वो क्या एक्शन ले सकते हैं, यहाँ क्या उनकी स्थिति है। वहाँ के एम्बेसडर हमारे रिपोर्ट करते रहते हैं। जहाँ तक सवाल है ईरान का, कि वहाँ के भी जो एम्बेसडर है वो भी हमारे विदेश मंत्रालय को डे टू डे अपना इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, टाइम टू टाइम की क्या पोजिशन है। अगर ऐसे हालात होते हैं तो आवर्स टू आवर्स जो है इंटीमेशन आती रहती है, इनको खबरें आती रहती हैं कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, क्या अरेंजमेंट करने हैं। तो जहां तक सवाल है, इसमें पहले भी ईरान में हुआ था, लेकिन ये सब चीजें जो है सीक्रेटली की जाती हैं, हर एक को बताया नहीं जाता। और ये जो उनके जहाज निकलेंगे, वहां से रास्ता होगा, वो भी किसी को नहीं बताएंगे। और किस वक्त निकलेंगे वो ऑटोमेटिकली सारे जो वहां पर हमारे स्टूडेंट्स हैं, इंडियंस हैं, उनको बता दिया गया होगा, उनको कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दिया गया होगा और उनको सेफ पैसेज भी दिया गया होगा। जैसे पिछली बार याद होगा कि उनको अंडरग्राउंड नीचे डाल दिया गया था कि आप सेफ पैसेज में चले जाइए। तो ईरान के अंदर ये हालात होते हैं तो वहाँ पर सेफ पैसेज उन्होंने बना रखे हैं, उन सेफ पैसेज में भी उनको जगह दी जाएगी। हमारे लोगों को किसी तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत ही एक्टिव है और उसके अच्छे रिश्ते हैं हमारे उस कंट्री से भी। बिल्कुल। और जहाँ तक सवाल है अमेरिका से भी, तो अमेरिका से हमारे रिश्ते खराब नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमें पूरी मिल रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ किसी तरह का हुआ एंड क्राई नहीं करना चाहिए और गवर्नमेंट के ऊपर यकीन करना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर यकीन करना चाहिए। बेहद आपने अच्छी बात बताई है। अजय भारती जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, जो भी जानकारी आप आ रही है, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या भारत एक बार फिर ये दिखा देगा कि अगर ऐसे हालात बिगड़ते हैं, क्योंकि आपने पहले बताया कि दोस्ती अच्छी है हमारे ईरान के साथ, अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत सक्षम है कि वो समय रहते अपने नागरिकों को वहां से निकाल ले?
निश्चित रूप से भारत सक्षम है, भारत कर सकता है, भारत ने करके दिखाया है, लेकिन मैं इस बात पर आ रहा हूं कि करना चाहिए क्या। कि देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि हम अपने नागरिकों की आदत को भी बिगाड़ना नहीं चाहते, नहीं बिगाड़ना चाहिए। और फिर वो जो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में हो आएंगे तो फिर आपको इस पर ट्रेन इसका बस का कलर कौन सा चाहिए, आपको ये कौन सा चाहिए, आपको पर्दे कैसे चाहिए। तो ऐसे जो गैर जिम्मेदार स्टूडेंट्स या सिटीजन होते हैं उनके लिए क्या इतना रिश्ता जो हमारा ईरान के साथ है उसको बिगाड़ना चाहिए क्या? आप मुझे बताएं, अगर हम इवैक्यूएशन की प्रोसेस को शुरू कर देते हैं, हालांकि मैं अमीन साहब की बात अभी जो मैंने सुनी तो बहुत बिल्कुल जायज है कि सरकार ज्यादा बेहतर जानती है, इसलिए हम पार्टी की तरफ से भी उस पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि सरकार की नजर है। लेकिन जब आप इवैक्यूएशन शब्द यूज करते हैं तो मतलब आप ईरान की सरकार की उसको नाकाम बताते हैं, आप ईरान की सरकार के लिए आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे मित्र देश के लिए जो इस प्रकार का देश है उसमें हमारी किसी एक्शन और या हमारे किसी इंटरेस्टेड ग्रुप को वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण हम हमारे रिश्ते को बिगाड़ दें। ये मेरा बहुत अच्छी बात है। वक्त बहुत कम रह गया है अजय भारती जी, मैं एक और कमेंट बताने की जरूरत नहीं। असलम रिजवी साहब से लेना चाहता हूं। मौलाना असलम रिजवी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, कंक्लूड करें। मैं आपके चैनल के जरिए से इस वक्त हजारों लोग देख रहे हैं जी, एक मैसेज देना चाहता हूं। वो पेरेंट्स जिनके बच्चे ईरान में पढ़ रहे हैं कि वो बिल्कुल ही परेशान न हो। ईरान के हालात नॉर्मल हो चुके हैं और वहां पर सारा काम आसानी के साथ हो रहा है।